हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पुनः डाल्टन के आंशिक दाब के नियम पर कुछ न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। इसके बाद ये टॉपिक आपकी आज खत्म हो जाती है। तो आइए देखते हैं डाल्टन के आंशिक दाब पर जो न्यूमेरिकल है क्या है। लिखा है कि एक नियान डाइऑक्सीजन मिश्रण में 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन तथा 167 ग्राम नियान है। यदि गैसों के मिश्रण का कुल दाब 25 बार हो तो मिश्रण में नियान तथा डाइऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होगा। तो ये आपका प्रश्न हो गया। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डाइऑक्सीजन और नियान का आंशिक दाब क्या होगा। तो जैसा कि आपको हम बता दें कि जो डाल्टन का आंशिक दाब नियम होता है वो होता है पी कुल दाब इक्वल टू क्या होता है भैया, क्या होता है P1 प्लस P2 प्लस P3। ये होता है डाल्टन का आंशिक दाब नियम, यानी कुल प्रेशर इक्वल टू घटक गैसों का आंशिक दाब। ठीक है, इसका हम लोगों ने आगे डेरिवेशन भी किया था। हमको लास्ट में प्राप्त हुआ था P इनिशियल इक्वल टू x1 P कुल प्राप्त हुआ था। अब यहाँ से हम लोग प्रश्न में देखें तो प्रश्न में हमारा ये कह रहा है कि भैया अगर ये गैस है, सपोज करिए कि ये गैस हो गई और इस गैस में हमारा मिश्रण हो गया। किसका किसका मिश्रण हो गया? तो मिश्रण भैया नियान का हो गया। किसका हो गया? नियान का। और मिश्रण किसका हो गया? ऑक्सीजन का। ठीक है, नियान की मात्रा दी गई है, कितना दी गई है? 167.5 दिया गया है। कितना? 167.5। और ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन की मात्रा दी गई 70.6 दिया गया। कितना दिया गया भैया? 70.6। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जब हम किसी भी पदार्थ के या किसी भी अणु के या किसी भी परमाणु का जब हम मोल अंश निकालते हैं तो मोल अंश निकालने के लिए आपको बता दें कि स्मॉल n इक्वल टू होता है, क्या होता है? स्मॉल m अपान कैपिटल M। ये क्या निकाला जाता है? मोलों की संख्या निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? मोलों की संख्या मोल अंश नहीं, मोलों की संख्या निकाली जाती है। तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार, या फिर मास ऑफ सब्सटेंस अपान मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो आपको हम दो तत्व, मतलब हमने प्रश्न में दो तत्व दिया है, दो गैसें दिया गया है, एक गैस नियान है और एक गैस डाइऑक्सीजन है। तो पहले आप निकालिए डाइऑक्सीजन, यानी O2 के मोलों की संख्या। क्या निकालोगे भाई? O2 के मोलों की संख्या। तो जब O2 के मोलों की संख्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा O2 के मोलों की संख्या, यानी मिश्रण में आपको दिया गया है पदार्थ का भार। तो O2 के मोलों की संख्या कितना भैया? 70.6। और O2 का मोलर मास कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है और 16 टू जा 32 होता है। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 32 दूना 64, यानी 2.21 आ जाएगा। ओके, क्लियर? ये एक मोल की संख्या प्राप्त हो गई, किसके? डाइऑक्सीजन की। ठीक, इसी प्रकार किसका निकालेंगे? नियान के मोलों की संख्या। किसका निकालेंगे? नियान के मोलों की संख्या। तो नियान का भार बटे नियान का अणुभार। तो भार आपका दिया गया है 167.5 अपान नियान का होता है 20, डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 वाट है 160, यानी 8.375। ये हो जाएगा किसका भैया? नियान के मोलों की संख्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, अब हम बात करें मोल अंश की। तो जब आप मोल अंश निकालते हैं तो मोल अंश में क्या होता है? किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या। तो भैया आपका जो बिलियन लिया गया था, जो गैस लिया गया था, उसमें आपका सिर्फ दो ही घटक है। कौन से? दो घटक हैं। तो दो घटक में आपका कौन कौन सा है? एक नियान है और दूसरा क्या है? O2 है। तो इसके मोलों की संख्या आपने कितना निकाला है? नियान के मोलों की संख्या आपने निकाला है 8.354
375 ये निकाला है, और O2 के मोलों की संख्या आपने निकाला है 2.21 निकाला है। ठीक, तो अब ये घटकीय हो गया, एक घटकीय हो गया। तो आप किसी भी घटक के मोलों की संख्या निकालेंगे, तो जैसे मान लीजिए हम नियान का निकाल रहे हैं, तो नियान के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित, यानी इस गैस में उपस्थित सभी घटक, यानी इन दोनों को जोड़ करके फिर हम निकालोगे तो क्या हो जाएगा भैया, आप निकालेंगे O2 के मोल अंश। क्या निकालो भैया, O2 के मोल अंश। तो O2 के मोल अंश इक्वल टू क्या हो जाएंगे, O2 यानी ऑक्सीजन, तो मोलों की संख्या, O2 के मोलों की संख्या कितना निकाले, O2 के मोलों की संख्या आपने निकाला है 2.21, और बिलियन में उपस्थित सभी घटक, तो बिलियन में भैया दोनों घटक हैं 2.21 प्लस 8.375। ठीक, इसको आप सॉल्व कर देंगे, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.21, कितना आ गया 0.2 ऑक्सीजन के मोलों की, भाई ऑक्सीजन के मोल अंश आ गए। ठीक है, दूसरा निकालने के लिए आप क्या करो कि या तो 100 में से 0.21 को माइनस कर दीजिए, तब आ जाएगा, या फिर दूसरा ऐसे ही निकाल लीजिए। तो आप लिखेंगे नियान के मोल अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियान के मोलों की संख्या कितना निकाले हैं 8.375 अपान 2.21 प्लस 8.375। ठीक है, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.79, ये आ गया 0.79। ठीक है, ये नियान के मोलों की संख्या है, नियाल के मोलों की संख्या है। तो अब गैस का आंशिक दाब इक्वल टू क्या होता है भैया, गैस का आंशिक दाब इक्वल टू हो जाएगा मोल अंश गुणे कुल दाब, ये फार्मूला होता है गैस का आंशिक दाब निकालने का। ठीक है, अब इसे मान रख दीजिए। तो भैया आपके पास दो गैसें हैं, तो दो गैसें आपका है, पहला ऑक्सीजन है, दूसरा नियान है। तो आप निकालेंगे क्या, ऑक्सीजन का यानी O2 का आंशिक दाब, क्या निकालो भैया, O2 का आंशिक दाब। तो O2 का आंशिक दाब इक्वल टू हो जाएगा 0.21, और कुल दाब कितना है 25, भाग गुणा कर देंगे तो 0.21 25 से जब गुणा करेंगे तो 25 1 जा 5 और 25 2 जा 15, और 15 टू 52, ये हो जाएगा 5.25, 525 बार, यानी 5.25 बार, ये ऑक्सीजन का आंशिक दाब आ जाएगा। एक आंसर। दूसरा आंसर हो जाएगा नियान का आंशिक दाब इक्वल टू, नियान का आंशिक दाब निकाल लीजिए भैया, नियान का आंशिक दाब, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नियान का आंशिक दाब कितना भैया, नियान का आंशिक दाब है 0.79 इंटू 25, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 19.75, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने नियान यानी डाल्टन के आंशिक दाब के नियम पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक, ओके, क्लियर, ठीक। अच्छा जी, अब आगे हम देखते हैं, आगे जो हमारा है टॉपिक, जैसे गतिज ऊर्जा एवं अणुगत सिद्धांत। तो गतिज ऊर्जा अणुगत सिद्धांत ये सब हम लोगों को पढ़ना नहीं है, ये आपके जो कोर्स से डिस्पैच हो गया है, यानी अलग हो गया है। ठीक है, ओके, ठीक। बाकी इस चैप्टर में जो भी आपको कठिनाई होगी आप हमको कमेंट के माध्यम से या फिर जो है व्हाट्सएप के ज़रिए
या गूगल मीट के जरिए जो भी हो हमको आप सूचित कर दीजिए, हम आपको बता देंगे। ओके, ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर मैं कुछ बात कर लूँ आपसे, कुछ जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की या फिर सामान्य से क्वेश्चन की बात कर लूँ। तो जैसे हम ये कहें कि जैसे आप वाष्प, गैस और वाष्प दाब, वाष्प, गैस और जो है भाप, यानी गैस कब कहेंगे, कब आप भाप कहेंगे, कब आप जो है वाष्प कहेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि गैस भी है, भाप भी है और वाष्प भी है, तीनों चीज़ें हैं। तो तीनों चीज़ों में जो मेन डिफरेंस होता है उसको आप कैसे पहचानेंगे, या कब आप कहेंगे कि ये भाप है, कब आप कहेंगे वाष्प है, कब आप गैस कहेंगे। तो इसको मैं बता दूं आपको कि ये जो होता है जब क्रिटिकल ताप होता है। क्रिटिकल ताप का मतलब एकदम निश्चित ताप, प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक अणु का, प्रत्येक अवस्था का एक निश्चित ताप होता है। यदि उस निश्चित ताप पर, क्रिटिकल ताप पर कोई भी पदार्थ गैसीय अवस्था में तो गैस होगा, अगर उससे नीचे है तो वो आपका वाष्प होगा, अगर उससे ऊपर है तो उसको आप भाप कहेंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। अच्छा जी, एक प्रश्न और बनता है, एक प्रश्न ये बनता है कि जैसे अगर हम बारिश की बूंदें देखें तो वो गोलाकृति की होती है, या फिर आप बाल्टी में पानी भर के ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे घुमाते हैं तो वहाँ का पानी नहीं गिरता है। या फिर आप मुख में पानी ले लीजिए और ऐसे ऊपर की तरफ फेंकिए, तो जब वो नीचे गिरता है तो आप वहाँ पर भी क्या देखते हैं, वहाँ पर क्या देखते हैं कि जब वो नीचे पानी आता है तो वो गोलाकृति धारण कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? या बारिश की बूंद, जब पानी, बारिश वर्षा होती है जब वो पृथ्वी पर आती है तो वो भी गोलाकृति का रूप धारण करती है, क्यों? तो इन सब का आंसर आपका देखा जाए तो वो होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वो गोलाकृति धारण करती है। आप पानी को ऐसे फेंक दीजिए, पानी को आप सीधे से फेंक दीजिए जमीन पे तो वो फैल जाएगा पूरा पानी, लेकिन अब वही पानी जब आप ऊपर की तरफ से नीचे फेरते हैं तो वो गोलाकृति का धारण कर लेता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। ओके।